हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे एसएससी के क्वेश्चंस सेट नंबर 24। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और इंस्टाग्राम के ऊपर अगेन आप डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जितने भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं, पीडीएफ्स होती हैं, वो यहाँ पे शेयर कर दी जाती हैं। और मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर जो है हम चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQ तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे कुछ आपके एग्जाम्स को फोकस करके भी अलग से मैंने फोल्डर बनाए हैं, जैसे कि SSC रेलवे का और डिफेंस एग्जाम का, CDS CPF का, UPSC एंड स्टेट PCS का। और जो बच्चे UPSC EPFO के लिए तैयार कर रहे हैं वो स्टेट PCS का वाला फोल्डर भी देखेंगे। और यहाँ पे एक कूपन कोड है विपन15, ये लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा। 22 अप्रैल तक ये जो है लास्ट डेट है इस कोर्स को परचेज करने की। GS कोर्स जो है ये हमारा पूरा का पूरा जो है थ्योरी कोर्स है। इसमें हमने बेसिक से थ्योरी को डिस्कस किया है, और जो भी रिस्पेक्टिव कोर्स हैं आप लगाइए और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? दो जगह से। एक तो स्टडी IQ ऐप से कर सकते हैं, और एक आप परचेज़ कर सकते हैं वेबसाइट से studiiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र क्या आएगा? होम पेज नज़र आएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको नज़र आएगा तीसरे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स आपको नज़र आ जाएगा चौथे नंबर के ऊपर। जो भी कोर्सेज अच्छे लगते हैं आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहते हैं? एन इसेंशियल फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम इज। फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है संघीय। संघीय सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए, फेडरल वर्ड का मतलब है जहाँ पे आपकी जो पावर्स होती हैं वहाँ पे डिवाइड हों। और डिवाइड मतलब कैसे? सेंटर में, स्टेट में, और आपकी लोकल गवर्नमेंट में। लोकल में भी आगे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में। तो दिस इज़ द फेडरल सिस्टम, जिसमें आपकी पावर सेंटर के पास अपनी पावर है, सेंटर के पास अपनी है, लोकल गवर्नमेंट पास यानी कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के पास अपनी पावर है। एंड दैट इज कॉल्ड आपका डिवीजन ऑफ पावर। आंसर इज बी ऑप्शन। इसको डिवीजन ऑफ पावर भी कह सकते हैं, इसको आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी कह सकते हैं कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण इन्होंने कर दिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन और डिवीजन ऑफ पावर भी आप इसको वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। फेडरल के अलावा एक गवर्नमेंट और होती है जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? एकात्मक, एक ही जगह के ऊपर पावर है। हमारे इंडिया में भी यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाती है जब आपके देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है। नेशनल इमरजेंसी यानी कि स्टेट और आपकी लोकल गवर्नमेंट की पावर खत्म और सेंटर के पास ही पावर रह जाती है। यूनिटरी का मतलब क्या होगा कि जब आपके सेंटर एक ही पर्सन के पास, एक ही जो है अथॉरिटी के पास पावर रह जाएगी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे यहाँ पे आपके सेंटर के पास पावर रह जाती है, बाकियों की पावर खत्म हो जाती है। और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को हम क्या कहते हैं? यूनिटरी गवर्नमेंट। अगर आपसे पूछा पेपर में कि अच्छा ये बताओ हमारे इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट है, तो आप कहेंगे कि दोनों हैं। तो इसीलिए इसका वर्ड आ जाता है क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल वर्ड का मतलब क्या है कि हाफ जो है आपकी फेडरल है, हाफ आपकी फेडरल है, संघीय है, और हाफ आपकी यूनिटरी है। लेकिन इस वर्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमने कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, सेंटर विद द जो है आपकी डेट इज़ पावर्स विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर तो है ही है, लेकिन पावर की डिवीज़न है। तो ये सब चीज़ें जो है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का जो आपका फीचर होता है ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में देखने को आपको मिलता है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में, ठीक है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी पावर जो होती हैं सेपरेट होती हैं, और यहाँ पे जो है रूल जो होगा प्रेसिडेंट का ही चलेगा। क्लियर? याद रखिए, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जैसे कि आपका USA वगैरह में देखने को मिलती है। आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, व्हाई डज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स मोर रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून देन द ईस्ट कोस्ट। क्वेश्चन ये है, जो आपका पश्चिमी घाट है वो सबसे ज़्यादा बारिश क्यों लेता है साउथ वेस्ट मानसून से, और ईस्ट कोस्ट के ऊपर इतनी बारिश नहीं आती। पहली बात तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, और मानसून जो होती हैं ये सीजनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, सीजनल डिस्टर्बेंसेस। क्लियर? याद रखना। और ये क्या होता है कि जैसे ही आपके इंडिया के अंदर जो है आपके साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट होती हैं ऐसे, ठीक है,
तो यहाँ पे आपके क्या है, आपका वेस्टर्न घाट है, यहाँ से टकराती हैं और बारिश करती हैं और ईस्ट कोस्ट इधर की तरफ पड़ता है। अब जब यहाँ पे टकराएंगी, बारिश करती हैं, और ऐसी रेनफॉल को हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, जो आपके पर्वतों से टकरा के होती है। और इंडिया में जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। अब ये क्या है, ये वेस्टर्न घाट है, ये आपकी माउंटेन्स हैं, बैरियर बना लेती हैं। बैरियर क्या होता है, ये टकराएंगे तो बारिश करेंगे ही करेंगी। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये वेस्टर्न घाट है या वेस्टर्न कोस्ट है, ये आपका जो है विंडवर्ड साइड के ऊपर है। विंडवर्ड साइड का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे आपकी विंड्स जाएंगी और टकराएंगी और बारिश करेंगी। और ये जो ईस्ट कोस्ट है, ये लीवर्ड साइड की तरफ आपका लगता है। लीवर्ड मतलब क्या हो गया कि जो हवा के दूर, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका वेस्ट कोस्ट आपकी रेनफॉल ज़्यादा लेता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो होता है ऑब्स्ट्रक्ट करता है विंड्स को और उसके ओवर रेनफॉल करवाता है। और सेम दूसरा पॉइंट भी आपका ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है विंडवर्ड साइड की तरफ आपको देखने को मिलता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये जो लीवर्ड साइड के ऊपर है, ये आपके जो मॉइस्चर विंड्स हैं वहाँ उसके दूर देखने को आपको मिलता है, मॉइस्चर विंड से दूर देखने को आपको मिलता है। सो इसीलिए आपकी रेनफॉल होती है। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। वेस्टर्न घाट को हम और क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट को हम और क्या कहते हैं, सह्याद्रीज कहा जाता है, सह्याद्रीज भी कहा जाता है, याद रखिए। और यहाँ से रेनफॉल जो होती है दैट इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्लियर, बी ऑप्शन इज द राइट वन। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पूरा का वेस्टर्न, ये पूरा वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट में देखो ये महाराष्ट्र से लेके गोवा तक का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट, और आगे जो है आपका मालाबार कोस्ट, ये पूरा का पूरा जो है वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड दीज आर ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में देखो ये पूरा महाराष्ट्र वाला पार्ट जो है आपका दैट इज़ अ कोरोमंडल कोस्ट, और यहाँ पे उत्कल प्लेन्स भी होते हैं, उड़ीसा वाला पार्ट जिसे आप कहते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपकी साउथ वेस्ट मानसून आती हैं, यहाँ से टकराएंगी और बारिश करेंगी वेस्टर्न घाट में, ठीक है। और यहाँ पे ईस्टर्न घाट में बारिश नहीं करेंगी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, याद रखिए। चलिए जी अगला देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा, बीच में यहाँ पे क्या है, डेक्कन प्लेटू। हेयर इज़ द डेक्कन प्लेटू बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में आपका डेक्कन प्लेटू देखने को मिलता है। यहाँ पे आपकी वॉल्केनिक ओरिजिन है, सॉइल वॉल्केनिक ओरिजिन, ठीक है। इसलिए हम कह देते हैं ब्लैक सॉइल मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, और वो कॉटन के लिए, खेती के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है पानी की। तो आंसर इसमें जो भी क्वेश्चन था आपका रेनफॉल का, वो इसीलिए था क्योंकि विंडवर्ड साइड के ऊपर देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट। अगला देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉज इनटू वायर्स। यानी कि ऐसे बताइए प्रॉपर्टी मेटल की जो वायर्स को लेके आती है उसको हम क्या कहते हैं, तो डेट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। उसको क्या कहते हैं हम, डक्टिलिटी कहा जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। अगर मेलेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप उसको शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, शीट्स में, ठीक है, तो डैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। सो यही पार्ट है जी आपका। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल मेटल कौन सी है, तो आपका आंसर आ जाएगा गोल्ड। गोल्ड इज़ द मेलेबल एंड डक्टाइल, AU इसका सिंबल देखने को मिलता है। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, मेलेबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू कंप्रेस्ड, और जो हम उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम उसको रोल करें। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जब हम उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकें। तो डक्टिलिटी इज़ वायर और मेलेबिलिटी इज़ द शीट, और दोनों जो चीज़ें हैं ये आपकी गोल्ड के साथ संबंधित हैं, गोल्ड के साथ। ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता क्या है हमें, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। यानी कि हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करके रखना है, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करके रखना है, सेफ गार्ड करके रखना है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करके रखनी है। ये कौन से आर्टिकल में 48A में आता है और ये किस में आता है, तो डैट इज इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो आइडिया लिया है हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जिसका जो उद्देश्य होता है वो होता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इसका आइडिया है, ठीक है। वेलफेयर ऑफ द स्टेट इसका जो है उद्देश्य होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। आंसर इज डी ऑप्शन। फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं। USA के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको लिया है, ठीक है, और USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और फंडामेंटल राइट आर जस्टिशिएबल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिशिएबल।
यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, छोड़िए इसको, आगे देखते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ संबंधित दो चीज़ें हैं जो याद रखनी है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, नैरोबी कीनिया के अंदर हेडक्वार्टर हैं। इन्वायरमेंट से आपको याद रखना है ग्रीन पीस, ग्रीन पीस के हेडक्वार्टर है एम्स्टरडेम। ये दोनों इन्वायरमेंटल के साथ ऑर्गेनाइजेशन लिंक करती हैं। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, हमारे देश में 2010 में बना था, हेडक्वार्टर इज इन द न्यू दिल्ली। जो हमारे देश में अगर कोई इन्वायरमेंटल केसेस होते हैं वो आपका एनजीटी सॉल्व करवाता है। और याद रखना है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का आपको देखने को मिलता है। फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट हमारे देश में 24.59% देखने को मिलेगा। और फॉरेस्ट कवर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज जो है मिजोरम में देखने को मिलता है। फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, परसेंटेज वाइज मिजो में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, देहरादून में, जहाँ पे आपके सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर हैं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी है, ये सब देखने को मिलता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका वो कितना है, डेट इज़ 1972 का एक्ट है। तो याद करना है ये सारे फैक्ट आपको। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे कुछ आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं, गांधीयन प्रिंसिपल हैं और लिबरल प्रिंसिपल हैं, तो ये याद करना है कि कौन कौन से नंबर आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में क्या आते हैं, आर्टिकल 38, 9, 39A, 41A और 40, 41, 42, 43, 43A, 47, तो ये आपके आर्टिकल्स सोशलिस्ट में आते हैं। गांधीयन में आते हैं 40, 43, 43B, 6, 7, 8, ये आपके जो हैं गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं। और लिबरल में 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51, तो दीज आर इन द लिबरल प्रिंसिपल्स। याद रखने हैं, ये नंबर्स याद रखने आपको बहुत ज़रूरी हैं एग्जाम के लिए। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज इन, ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड जो है ये हमारे देश में क्या है, दिग्बोई के अंदर, दिग्बोई डेट इज इन द असम। असम 1901 में स्टार्ट करी गई थी ऑयल रिफाइनरी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। और सबसे ज़्यादा जो है हम निकालते हैं ऑयल, डेट इज इन द बॉम्बे हाई, जो रिलायंस के अंडर आती है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल जो है नेचुरल गैस, ऑयल, कोल वगैरह, ये हमें कौन सी चट्टानों से देखने को मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक से, अवसादी चट्टानों से हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे आपकी लेयरिंग होती है, फॉसिल्स देखने को आपको मिलते हैं। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन दैट इज दिग्बोई इज द करेक्ट वन। वेलकम टू दिग्बोई, द बर्थ प्लेस ऑफ द इंडियन ऑयल इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, इंडिया की जो सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री है, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो किसके साथ लगती है, वो हमारी सबको पता ही होगा आप में से। ठीक है, ये लगती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का एरिया हमारा लगता है। बांग्लादेश जो है यहाँ पे हमारी 5 स्टेट लगती हैं, इनके बाउंड्री शेयर करती हैं, वो बता देता हूँ मैं आपको। और वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम हो गया और मेघालय हो गया। ठीक है, तो ये बाउंड्रीज़ हैं। और अगर आपसे पूछा कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर कौन करता है, तो वेस्ट बंगाल करता है। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसको तीनों साइड से बांग्लादेश घेर लेता है, डेट इज़ द त्रिपुरा, ये भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका और करेंसी क्या है, टका। ठीक है, याद रखिए, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपका जो बांग्लादेश है वो ये वाला पार्ट है, बांग्लादेश, हेयर इज़ द बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है वेस्ट बंगाल वाला पार्ट आगे जुड़ गया, और उसके बाद जो है आपका वेस्ट बंगाल के साथ जो है आपके यहाँ पे असम वाला पार्ट जुड़ गया। ठीक है, त्रिपुरा, यहाँ पे तीनों साइड से त्रिपुरा को घेर लेती है ये त्रिपुरा, और उसके बाद जो है मेघालय और मिज़ोरम वाला पार्ट भी यहाँ पे जुड़ जाता है। क्लियर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्या कहता है, इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है जहाँ पे बारिश जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती हो, जहाँ पे आपकी रेनफॉल ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है, यानी कि इक्वेटर के पास आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखिए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, कि यहाँ पे ट्रॉपिकल वाले एरिया में भी आएंगे, लेकिन प्लस वो एवरग्रीन भी हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। इनमें से सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो डेट इज़ इन द वेस्टर्न घाट, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में कौन सा प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, आंसर इज सी ऑप्शन।
वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है डेट इज कॉल्ड अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द जो है वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं आपके, डेट इज इन द नीलगिरी माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स जिसे आप कहते हैं। दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द नीलगिरी माउंटेन्स, क्लियर, याद रखना है। और बाकी मध्य प्रदेश के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ यहाँ पे आपका फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गुजरात, सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चलो गुजरात के लिए मैं एक पॉइंट बता देता हूँ आपको याद करने के लिए। यहाँ पे आपका एशियाटिक लाइन्स है, एशियाटिक लाइन्स यहाँ पे हैं, और कौन से नेशनल पार्क में, गिर नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में चलो एक पॉइंट और बता देते हैं आपको। मध्य प्रदेश में एक पॉइंट याद रखना है, क्या, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका 12th बायोस्फीयर रिजर्व है, जो आपका मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को के अंडर आता है। और पूरे बायोस्फीयर रिजर्व कितने टोटल, हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और पन्ना माइंस भी हैं आपकी, वो भी मध्य प्रदेश में है। पन्ना माइंस डैट इज़ फेमस फॉर डायमंड, लेकिन याद रखिए डायमंड माइंस हैं यहाँ पे। डायमंड सिटी किसे कहते हैं, डायमंड सिटी कहते हैं आपका सूरत को, जो ताप्ती रिवर के किनारे पे है, ताप्ती रिवर के किनारे पे है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, रेवतवाड़ी सिस्टम जो है ये किस टाइम पे स्टार्ट किया गया था। देखिए रेवतवाड़ी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो रेवतवाड़ी का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक एक किसान जो है जाके अपना टैक्स भर के आता है अंग्रेजों को, एक एक किसान टैक्स भर के आएगा, डेट इज कॉल्ड रेवतवाड़ी सिस्टम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बार लगा था ये मद्रास में, देन मुंबई में। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। पूरा का पूरा जो इंडिया सिस्टम है, एक समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पूरा का पूरा जो है इंडिया का सिस्टम है, ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ था, साउथ इंडिया में लगा रखा था आपका रेवतवाड़ी, इधर बंगाल वाले एरिया में चला रखा था जमींदारी, और नॉर्थ वेस्ट में चला रखा था महलवाड़ी। जो रेवतवाड़ी है ये स्टार्ट किसने किया था, डैट इज़ थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड। चार्ल्स रीड की रिकमेंडेशन थॉमस रॉय ने स्टार्ट किया था। इसमें एक एक किसान टैक्स भर के आता था अंग्रेजों के पास। ज़मींदारी में ज़मींदार अपॉइंट कर दिया था, बीच में इंटरमीडिएरी, जिसको आप परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी कहते हैं। और ये स्टार्ट हुआ था 1793 में, और ये जो हुआ था 1820 के आसपास देखने को आपको मिला था। और उसके बाद जो है ज़मींदारी सिस्टम स्टार्ट करवाया था कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर की रिकमेंडेशन से, ठीक है। और इसमें एक एक ज़मींदार के पास टैक्स होता था। महलवाड़ी में पूरा गांव, होल विलेज, पूरा का पूरा गांव जो है टैक्स भरता था यहाँ पे। और ये स्टार्ट किसने किया था, देखिए दो नाम आते हैं इसमें। एक तो आता है आपको जो है जो डैट इज़ मैकेंजी का नाम आता है, ठीक है। और उसके बाद हॉल्ट मैकेंजी, और कई बार मैकेंजी का नाम नहीं आता तो वहाँ पे आपको आएगा विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक को भी आप टिक कर सकते हैं, विलियम बेंटिक को भी आप टिक कर सकते हैं। विलियम बेंटिक वही पर्सन है जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो 1833 में बने थे। और आंसर इसमें बी, ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। ये देखो जी 1820 में थॉमस रॉय ने स्टार्ट किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर। और ये लगा कहाँ पे था, डेट इज़ इन द मद्रास मेन, ठीक है, बॉम्बे दूसरा पार्ट, और असम के कुछ पार्ट्स में, और कुर्ग वाला जो पार्ट है आपका डेट इज़ नियर द कर्नाटक, वहाँ पे लगा था। यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो आपके सीधा किसानों से टैक्स लेती थी। और रेवेन्यू रेट जो होते थे रेवतवाड़ी के, वो सिस्टम होते थे 50% जहाँ पे लैंड ड्राई होती थी, और 60% वहाँ पे जहाँ पे आपकी सिंचाई वाली भूमि होती थी। मतलब टैक्स तो लेना ही लेना है, चाहे आपकी भूमि बंजर हो, चाहे भूमि आपकी चाहे आपकी सिंचाई वाली भूमि हो, तो टैक्स ऐसे लेते थे। अगला क्वेश्चन, कौन सी मूवमेंट को सपोर्ट मिला था, हिंदूज़ का और मुस्लिम्स का, दोनों का सपोर्ट मिला था। तो इनमें से ऑप्शन है आपका डेट इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। कैसे मिला था वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट थी जहाँ पे पूरा का पूरा देश इकट्ठा हुआ था एक कॉज के लिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए स्टार्ट करी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। और यहाँ पे जनरल डायर ने गोलियाँ चला दी थी, और हंटर कमीशन ने जो है हंटर कमेटी बैठाई गई थी, और उसके बाद जो है आपका जनरल डायर को दोषी मान को वापस भेज दिया गया। बस इतना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी, और ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1 अगस्त 1920 को। यहाँ पे आपका हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठा था, पूरा देश इकट्ठा हुआ था, और ये पहली मास बेस्ड मूवमेंट थी, पहली मास बेस्ड मूवमेंट। और गांधी जी ने इस मूवमेंट में बोला था कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1 ईयर, पूरे एक साल के हम अंदर आज़ादी ले लेंगे, ठीक है।
और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो ये स्टार्ट हुआ था, और साथ के साथ आपकी जो थी दैट इज़ खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली द्वारा स्टार्ट करी गई थी, और ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी गांधी जी को बना दिया गया था। तो मतलब पूरे के पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम्स और हिंदू सारे इकट्ठे होकर बैठे हैं और यहाँ पे मास बेस्ड मूवमेंट करेंगे। लेकिन ये मूवमेंट फेल हो गई थी। ये मूवमेंट को क्यों फेल हो गई थी? क्योंकि गांधी जी ने पीछे हाथ कर लिया था कि हाँ हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि चोरी चोरा हत्याकांड देखने को आपको मिला था गोरखपुर के अंदर। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के अंदर जो है पुलिस चौकी को और 22 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। हिंसा हो गई थी और गांधी जी हिंसा के अगेंस्ट थे, इसीलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस करी। 12 फरवरी को तो गांधी जी ने मूवमेंट वापस कर ली थी। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुई थी और 12 फरवरी 1922 को खत्म हो गई थी। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी की भी डेथ होती है, तो ये याद रखना। क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को डू और डाई का नारा दिया था गांधी जी ने, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्लियर। और क्रिप्स प्रपोजल के बाद गांधी जी ने स्टार्ट किया था, डू और डाई का नारा दिया था, और ये हिंसाजनक मूवमेंट थी, वायलेंट मूवमेंट थी, और इट वॉज ए लीडरलेस मूवमेंट। लीडरलेस मूवमेंट, अगर लीडरलेस वर्ड पेपर में नहीं आता तो महात्मा गांधी जी को टिक करोगे आप लोग। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था इंडिया में, 1917 में लगाया था, जिन्हें आप 3 कथिया लगान भी आप कहते हैं। बिहार के अंदर, चंपारण बिहार के अंदर, और इंडिगो कल्टीवेशन के लिए ये था। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बुला के लेके आए थे सत्याग्रह करने के लिए, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगला देखो, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्पेशल मेजोरिटी से ही अमेंड होगी? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। क्वेश्चन है स्पेशल मेजोरिटी से कौन सी चीज़ जो है अमेंड होगी। अमेंड का मतलब क्या हो गया? जब किसी चीज़ में हम बदलाव करते हैं, खास करके कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 368 के अंदर आता है, पार्ट 20 के अंदर अमेंडमेंट आता है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 2/3 जो सदस्य होंगे सदन के वो लोग। तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी जो है आपकी इंडिया में किसके द्वारा अमेंड किया जाता है? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से हम कर लेते हैं इसको। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरीज वगैरह अगेन सिंपल मेजोरिटी से, और अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट अगेन सिंपल मेजोरिटी से। ये तीनों चीज़ें जो है सिंपल मेजोरिटी से, डेट इज़ 50% + 1 प्रेसिडेंट वोटिंग से हम कर लेते हैं। लेकिन जब हम आपका संविधान के अंदर अपने अमेंड करना है आर्टिकल 368 के दौरान, तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर अमेंडमेंट प्रोसीजर कहा जाता है, जो स्पेशल मेजोरिटी से होती है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। डी ऑप्शन इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। जिसमें आपके फंडामेंटल राइट का अगर हमने चेंज करना हो, हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ चेंजेस करने हो, ठीक है, संविधान में कुछ चेंजेस करने हो, अमेंडमेंट करनी हो, तो उसमें आपका स्पेशल मेजोरिटी आपको चाहिए। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देख लो, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? 50% + 1 प्रेसिडेंट वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी में 2 तरीके की मेजोरिटी होती है। पहले तो आपके 50% + 1 प्रेजेंट होने चाहिए, फिर उसमें से 2/3 सदस्य लोग उसके वोट होनी चाहिए, तो डेट इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, इसमें क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी तो आपको चाहिए 2/3 तो चाहिए, प्लस आपकी हाफ स्टेट, जितनी आपके राज्य हैं, 29 राज्य हैं आपके, 28 जो भी हैं, ठीक है, उसका हाफ स्टेट्स का मंजूरी चाहिए, तो डेट इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट। दूसरी टाइप की मेजोरिटी है जैसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिसमें आपके जो 50% + 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस जो है वो उससे ज़्यादा वोट करेंगे। इफेक्टिव मेजोरिटी ये होता है मोर देन द 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउसेज, जितनी आपकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ है उसके मोर देन 50%। और जैसे इफेक्टिव मेजोरिटी से ऊपर जो होता है उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी से आपका हटाया जाता है जैसे प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, और जो आपके जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको हटाया जा सकता है, ऐसे। तो दीज आर मेजोरिटीज़, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? पहली बात तो यहाँ पे सारी लेडीज़ की बात हो रही है, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1930 से 33 तक चली थी। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों चली थी? क्योंकि रीज़न क्या था आपका? रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पे साइमन कमीशन जब भारत में आया था, वो क्यों आया था? मोंटेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के ऊपर डिस्कशन करने। जब उसकी रिपोर्ट तैयार करने आया था तो इसका बहिष्कार किया गया था, क्योंकि सारे वाइट मेंबर थे, नो इंडियन मेंबर वर देयर, बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो डिस्कस कर रहे थे। 3 आपकी जो है मीटिंग्स हुई हैं, और दूसरी मीटिंग में INC ने पार्टिसिपेट किया था,
और दूसरी मीटिंग में पार्टिसिपेट आईएनसी की साइड से सिर्फ गांधी जी ने किया था, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विमेन सेक्शन को रिप्रेजेंट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने किया था, डैट इज सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी ने जो है विमेन सेक्शन को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे, इसके अंदर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंस में 2 लोग पार्टिसिपेट किए थे, एक तो भीमराव अंबेडकर जी, तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, और तेज बहादुर सप्रू, ये तीनों 2 लोगों ने ही पार्टिसिपेशन दी थी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सरोजिनी नायडू इज द करेक्ट आंसर। सरोजिनी नायडू जी को हम और क्या बोलते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, भारत कोकिला। सरोजिनी नायडू जो है पहली महिला, फर्स्ट महिला जो आईएनसी की चेयरपर्सन रही हैं, इंडियन वुमेन 1925 कानपुर सेशन में। सरोजिनी नायडू जो है यूपी स्टेट की पहली गवर्नर भी रही थी, महिला गवर्नर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अगर मैंने बोला कि फर्स्ट आईएनसी चेयरपर्सन जो विमेन बनी थी वो कौन थी, डैट इज आपकी एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता सेशन में, ये ध्यान रखना। और पहली इंडियन वुमेन तो सरोजिनी नायडू जी बनी थी। अरुणा आसिफ अली जो हैं आपके क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ संबंधित हैं। ऑल इंडिया रेडियो में जो मतलब प्रॉपर तरीके से प्रचार किया था तो वो अरुणा आसिफ अली जी ने किया था। सुचेता कृपलानी जो है जेबी कृपलानी जी की वाइफ हैं, और जेबी कृपलानी वही पर्सन है जो आईएनसी का जब लास्ट सेशन था आपका, जब देश आज़ाद हो रहा था पार्टीशन के टाइम पे, तो जेबी कृपलानी वाज द चेयरपर्सन, सुचेता कृपलानी उनकी वाइफ हैं, और ये पहली यूपी स्टेट की जो हैं अगेन पहली सीएम हैं। कल्पना जोशी, डेट्स इट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ये हैं सरोजिनी नायडू, ग्रेट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड पोइट। सॉल्ट सत्याग्रह में गांधी जी के साथ पार्टिसिपेशन दी थी इन्होंने। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विमेन को रिप्रेजेंट किया था 31 में। पहली वुमेन जो गवर्नर बनी थी इंडियन स्टेट की 1947 में, अगेन मैंने आपको बताया था दैट इज़ अ यूपी स्टेट। केसरी हिंद का मेडल मिला था फॉर हर वर्किंग एंड द प्लेग एपिडेमिक्स इन इंडिया 1929 में अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। केसरी हिंद का टाइटल भी इनको मिला था। अगला देखो, प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटी टू द एनिमल्स इज लिस्टेड इन, कि हम जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए भारत की 7वीं अनुसूची में किस लिस्ट में जो है ये कानून दिया गया है, तो ये कानून दिया गया है कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में मतलब सेंटर और स्टेट मिलके दोनों काम करती हैं, यहाँ पे सेंटर और स्टेट मिलके काम करती हैं। और इसमें जो है 52 आइटम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपका मैरिज, डाइवोर्स, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, फॉरेस्ट, एजुकेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये 52 आइटम्स कंकरेंट लिस्ट में देखने को आपको मिलती हैं। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, 5 सब्जेक्ट को हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला था, और वो अमेंडमेंट थी आपकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, वाइल्ड लाइफ की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यहाँ पे प्रोटेक्शन नॉट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, याद रखिए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, कंकरेंट लिस्ट इज द करेक्ट आंसर। कंकरेंट लिस्ट याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे देखो सेंटर गवर्नमेंट, यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट के हैं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के कानून है। सेंटर लिस्ट में सेंटर बनाएगी, जैसे आपका डिफेंस हो गया, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, यहाँ पे सेंटर लिस्ट बनाएगी, सेंटर बनाएगा कानून। स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाएगा, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लैंड, ठीक है, ये सारे कानून जो है स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। कंकरेंट में दोनों सेंटर और स्टेट मिलकर दोनों कानून बनाएंगे, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और कंकरेंट लिस्ट का आइडिया हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था, याद रखिए। अगला देखिए, द इफेक्ट ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 रिवोल्ट आर। देखिए अपलिफ्ट का जो इफेक्ट ऑफ अपराइजिंग, इफेक्ट क्या हुआ था इस चीज़ में, जब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, पूरे देश में रिवोल्ट हुआ, ठीक है, इससे क्या हुआ, कंपनी रूल एंड हुआ। बिल्कुल सही है ये। कंपनी रूल एंड होने का मतलब क्या है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपकी खत्म हो गई और क्वीन ने रूल ले लिया। और आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास करके, और इसने वाइसरॉय की पोस्ट तैयार कर दी यहाँ पे, जो रिस्पॉन्सिबल होगा जो सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी जवाब देगा क्वीन को। ये सेक्रेटरी जो बैठेगा इंडियन हाउस में बैठेगा, कहाँ पे, डेट इज इन द लंदन बैठेगा, ठीक है, याद रखिए। ये पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। इंडियंस वर नॉट गिवन जॉब्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम इंडियंस को जॉब्स नहीं देंगे, ये गलत है, ऐसा स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। जब बी गलत हो गया, जब बी ऑप्शन गलत हो गया, तो पहले तो ए को काट दो और डी को काट दो, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड,
थर्ड, यहाँ पे बी फिर कट गया यहाँ पे, तो सीधा आंसर क्या बन गया आपका ACD बन गया। बट अदरवाइज ऑप्शन देखेंगे, बिकेम द इंस्पिरेशन फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, बिल्कुल जी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो है इंस्पिरेशन था। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री, बिल्कुल आपकी पोस्टों को जो है इंडियंस और ब्रिटिशर की पोस्ट को रीऑर्गेनाइज यहाँ पे किया गया, नंबर्स बढ़ाए गए इंडियन के। तो आंसर इसमें ACD बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा ACD, सी ऑप्शन इज द राइट वन। एटॉमिक एक्सप्लोजन इज ट्रिगर्ड बाय, एटॉमिक एक्सप्लोजन इज ट्रिगर्ड बाय, किसके द्वारा ट्रिगर किया जाता है? एटॉमिक एक्सप्लोजन का मतलब जब हम यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं एज ए न्यूक्लियर फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, इसको तोड़ा जाता है बेरियम 142 प्लस क्रिप्टन 92 प्लस 1 न्यूट्रॉन, इस तरीके से निकाला जाता है। एंड दैट इज़ द अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूट्रॉन आगे 3 को करता है, 3 आगे 3 आगे, मतलब 3 आगे चलते जाते हैं, दैट इज़ अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अगर मैं कहूँ कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, तो वो होती है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, समझ आया। एटॉमिक एक्सप्लोजन आपको देखने को मिला था हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम फेंके गए थे बाय द US जापान में, और हिरोशिमा नागासाकी इसमें जापान के अंदर 2 प्लेसेस हैं। USA ने क्यों बम फेंके थे, पहले तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। USA ने बम इसीलिए फेंके थे क्योंकि जापान ने USA के पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर दिया था 1941 में। तो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम फेंके गए, हिरोशिमा को 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा में लिटिल बॉय और नागासाकी में फैट मैन, ये बम फेंके गए थे यहाँ पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर इस डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डी ऑप्शन। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन देखने को मिलती है। तो देखो इसी तरीके से यहाँ पे जब बेरियम जो है 92 क्रिप्टन, बेरियम 142 क्रिप्टन इस तरीके से निकला, 1 न्यूट्रॉन निकला, आगे 3 निकले, 3 के 3 9 निकले, इस तरीके से जो है आपके प्रोसेस जो है आपके चलते चले जाएंगे यहाँ पे, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है आपका फटेगा और एनर्जी रिलीज होगी और अगेन आपका जो है प्रॉब्लम करेगा। फ्यूज़न रिएक्शन होती है, याद रखिए। और एक होता है हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होती है, फ्यूज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न इज़ वेरी डेंजरस, फ्यूज़न इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। फ्यूज़न भी डेंजरस है, फ्यूज़न भी डेंजरस है, लेकिन मोर डेंजरस इज़ फ्यूज़न। इसीलिए हम कहते हैं कि सन इज़ डेंजरस। क्यों? क्योंकि सन की जो एनर्जी आती है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न से बनती है, नाभिकीय संलयन से बनती है। यहाँ पे हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाता है। याद रखना है, सन के अंदर जो एनर्जी आ रही है वो फ्यूज़न के कारण आती है, जो डेंजरस है। क्लियर हो गया आप लोगों को? याद रखिए ये स्टेटमेंट्स। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। दादाभाई नौरोजी वॉज इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन एज ए मेंबर ऑफ डैश पार्टी। दादाभाई नौरोजी जो है इलेक्ट किए गए ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन में, किस पार्टी के जो है मेंबर थे? वो थे लिबरल पार्टी के मेंबर। अब हाउस ऑफ कॉमन में ये इलेक्ट कब हुए थे? 1892 में। कहाँ से? फिन्सबरी से। फिन्सबरी यूके से इलेक्ट हुए थे आपके, फिन्सबरी यूके से, लिबरल पार्टी से। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। दादाभाई नौरोजी जो हैं इनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक इन्होंने लिखी थी। नेशनल इनकम के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में पहली बार इन्होंने बताया था। दादाभाई नौरोजी जो हैं सेकंड आपका INC का सेशन था 1886 का कलकत्ता में, वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। 1906 कलकत्ता सेशन के अंदर प्रेसिडेंट थे दादाभाई नौरोजी, जहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया था स्वराज, पहली बार वर्ड यूज़ किया था। अदरवाइज स्वराज वर्ड किसका है? दयानंद सरस्वती जी का वर्ड है, याद रखिए, जिनको मूल शंकर आप कहते हैं। और उसके बाद जो है दादाभाई नौरोजी की एक प्राइवेट सेक्रेटरी हैं मैडम बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा। दादाभाई नौरोजी जी का जो पेपर है वो आपको पता होना चाहिए, रस्त गुफ्तार, रस्त गुफ्तार, ठीक है, याद रखिए। मैडम बीकाजी कामा जो हैं मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी इन इंडिया कहा जाता है। मैडम बीकाजी कामा सरदार राणा के साथ मिलके जितने भी एक्सप्लोजन थे वो आपके देती थी इंडिया को, प्लस जितने भी पैम्फलेट्स होते थे, न्यूज़पेपर होते थे जो इंडिया को प्रभावित कर सके, वो जो है स्मगल करते थे। मैडम बीकाजी कामा को इसलिए बोलते हैं डैट इज़ द मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी, क्योंकि 1907 में स्टटगर्ट जर्मनी के अंदर इन्होंने तिरंगा भी लहराया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए जी 1825 में जो है इनका जन्म हुआ है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। 1885 में बहुत रोल प्ले किया था अच्छा से। स्वराज की पहली बार बात करी थी 1906 में। 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट हुए थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया इन्होंने लिखा था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
If we 28 crore of Indian were entitled to send only one member to the British Parliament, there is no doubt that we would have elected Dadabhai Naoroji unanimously to grace that post. बाल गंगाधर तिलक जी ने ये वर्ड यूज़ किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, याद रखिए। The hormone used as an oral contraceptive is, मौखिक गर्भ निरोधक जो होता है वो कौन सा होता है जिसमें हम जो है प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं? तो जो है डेट इज़ द प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज़ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, याद रखिए। और इसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी जो होती है वो उसको हम ख़त्म कर देते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। एल्डोस्टेरॉन जो है ये किडनी की रेगुलेशन के लिए डायूरेटिक की तरह काम करता है और आपकी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस करने में भी आपको हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरॉन मेल्स में निकलता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने में। कॉर्टिसोन जो निकलता है आपका किडनी से निकलता है, किडनी के कौन से पार्ट से? एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है और इसके जो होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी जो है इफेक्ट देखने को आपको मिलते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रोजेस्टेरॉन इज द राइट आंसर। प्रोजेस्टेरॉन इज द करेक्ट आंसर। यह है जी आपका प्रोजेस्टेरॉन। द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेक्स प्लेस इज, ऐसी लेयर बताइए एटमॉस्फेयर की जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब जहाँ पे आयंस वगैरह, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके चलते हैं। एंड दैट पार्ट इज द आइनोस्फीयर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। आइनोस्फीयर और आपका थर्मोस्फीयर। आइनोस्फीयर और आपका थर्मोस्फीयर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा आइनोस्फीयर। मीजोस्फीयर की बात करते हैं, ये आपकी कोल्डेस्ट लेयर है सबसे ज़्यादा। ट्रोपोस्फीयर की बात करते हैं, यहाँ पे वेदर फिनोमिनास, क्लाउड, रेनफॉल, ये सब कुछ देखने को आपको मिलता है, क्लाउड, रेनफॉल वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ट्रोपोस्फीयर जो है यहाँ पे सारे वेदर फिनोमिनास देखने को आपको मिलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ पे आपके जेट प्लेन्स वगैरह चलते हैं, जेट प्लेन्स जहाँ पे जहाज़ वगैरह चलते हैं। यहाँ पे आपकी ओजोन लेयर भी है और ओजोन लेयर दो तरीके की होती है, बैड और गुड। बैड वाली जो होती है वो ट्रोपोस्फीयर में होती है, ट्रोपोस्फीयर में जो आपका एसिड रेन वगैरह का फिनोमिना बनाती है। यहाँ पे एसिड रेन डेट इज़ H2SO4, HNO3, ठीक है, इसको भी लिख सकते हो। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी लिख सकते हो। और गुड ओजोन होती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में जो यूवी रे से हमें बचाती है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से लॉर्ड डलहौजी के लिए कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? लॉर्ड डलहौजी के लिए कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं? रेलवे इन्होंने स्टार्ट करवाया था, बिल्कुल सही, ये डेट्स आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर ट्रेन चली थी आपकी बॉम्बे टू थाने, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे थी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट स्थापित किया था, ये भी सही है। टेलीग्राफ डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, ये भी सही है। पोस्टल लॉ और पोस्टल स्टैंप स्टार्ट करी थी, ये भी आपका सही है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट आपकी क्या है? करेक्ट है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही आपका विडो रिमैरिज एक्ट पास किया गया था 1856 का, याद रखना है आपको। लॉर्ड डलहौजी वही पर्सन है जिन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी स्टार्ट करी थी। एंड सतारा वॉज द फर्स्ट स्टेट जो कैप्चर करी गई थी। सतारा अवध को जो है मेल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण जो है पकड़ा गया था, बाद में छोड़ दिया गया था। संबलपुर, जैतपुर, झांसी, उदयपुर ऐसे राज्य जो है पकड़े गए थे आपके, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर पकड़े थे। 1848 में स्टार्ट किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आंसर इज डी ऑप्शन। 1848 से लेके 1856 तक जो है आपका लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन चलाई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और अगर कोई राजा मर जाता था तो उसका जो भी वंश नहीं होता था तो उसका सारा किंगडम अंग्रेज़ों के पास आ जाता था। इन्होंने बहुत सारी स्टेट्स कैप्चर करी, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और जैतपुर, ठीक है, ये सारी कवर किए। अवध को 1856 में कैप्चर किया गया था मेल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, बाद में इसको छोड़ दिया गया था। सो देयर इज ए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, याद रखिए। एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होती है ये किस दो प्लैनेट्स के बीच में देखने को मिलती है? एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है यहाँ पे बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर, यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट। यहाँ पे जितने भी आपके मेटेओराइट्स होते हैं यहाँ पे होते हैं और जल जाते हैं यहाँ पे। लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ पे जो है जलते नहीं हैं, वो कहाँ पे आ जाते हैं? वो धरती के ऊपर जाके आपके गिर जाते हैं, धरती के ऊपर यहाँ पे।
और मीटियोरिटिक रेनफॉल करते हैं, मीटियोरिटिक रेनफॉल, और ये डेंजरस होती है। और हमारे देश में मीटियोरिटिक रेनफॉल हुई थी और यहाँ पे हमारे देश में तो झील बन गई थी, वहाँ पे लोनार लेक बन गई थी वहाँ पे, डेट इज़ इन द लोनार लेक, डेट इज़ इन द मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर देखने को आपको मिली थी। लोनार लेक को मैं हमेशा कहता हूँ कि कंफ्यूज नहीं करना लोकतक लेक के साथ। लोकतक लेक जो है आपकी मणिपुर में है, जहाँ पे आपका केबल लामजाओ नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है आपका। बट हियर इज द एस्ट्रॉयड बेल्ट, क्लियर। मार्स एंड जुपिटर, पहले इसका आंसर टिक करते हैं, फिर मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। मार्स एंड जुपिटर इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जी, फैक्ट्स याद करने हैं क्या हैं। मार्स जो है मंगल ग्रह, जिसे आप लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लैनेट इसको कहा जाता है, और इसके दो आपके क्या हैं, दो आपके सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड दीमोस, फोबोस एंड दीमोस, याद रखिए। अर्थ पांचवा प्लैनेट है, वीनस मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, और आपको हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। मरकरी बिल्कुल सन के नज़दीक है लेकिन गर्म नहीं है, उससे ज़्यादा वीनस से ज़्यादा गर्म नहीं है। वीनस इसलिए गर्म है क्योंकि यहाँ पे क्लाउड कवर बहुत ज़्यादा है। मरकरी जो है सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, और इन चार प्लैनेट्स को हम बोलते हैं इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और रॉकी प्लैनेट के नाम से जानते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट में आपका एक सबसे ज़्यादा ड्वार्फ प्लैनेट है सीरस, याद रखिए। जुपिटर आ गया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे के सारे क्या हैं, आउटर प्लैनेट हैं। और जोवियन प्लैनेट और आईसी प्लैनेट, सारी बर्फ ढकी हुई है यहाँ पे। सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा जो हैं आपके क्या हैं, 82 सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं, 79 जो हैं जुपिटर में है। जुपिटर सबसे बड़ा सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट है। और जुपिटर की सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनीमीड, जो हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। सैटर्न जो है, सैटर्न की सबसे बड़ी सैटेलाइट है टाइटन, याद रखिए। यूरेनस उल्टा घूमता है और वीनस भी उल्टा घूमता है। नेपच्यून सबसे दूर है, डेट इज कॉल्ड क्लाउड, डेट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। और यहाँ पे उसके बाद जो है, यहाँ पे कुपियर्स बेल्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ में आपके ड्वार्फ प्लैनेट है। नेपच्यून के बाद प्लूटो, मेकमेक, होमिया और एरिस, ये आपके ड्वार्फ प्लैनेट देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द ड्वार्फ प्लैनेट्स, याद रखिए ये सारे फैक्टर। लाइकन जो होता है एक एसोसिएशन है आपका, किसकी? लाइकन जो एसोसिएशन है वो एल्गी और फंगस की एसोसिएशन होती है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। एल्गी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, और फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। लाइकन अगर एब्सेंट है हवा में तो वहाँ पे क्या दिखा रहा है हमें, एयर पोल्यूशन दिखा रहा है, और वो एयर पोल्यूशन में कौन सा पोल्यूशन, सल्फर पोल्यूशन हमें दिखाता है, सल्फर पोल्यूशन। वन मोर फैक्टर इज देयर कि हमारे इंडिया में लाइकन पार्क स्टार्ट किया गया था उत्तराखंड में, याद रखना है आपको। अभी मॉस गार्डन भी वहाँ पे स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड में। और लाइकन में मैंने आपको बता दिया सल्फर पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है अगर एब्सेंट होते हैं, अगर हवा साफ है तो लाइकन होगा हवा में, याद रखिए। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा एल्गी एंड फंगस। तो यहाँ पे देखिए जी, फंगस है और एल्गी है, तो ये है माइकोबायंट फंगल पार्टनर, और यहाँ पे जो है फोटोबायंट वन ऑफ द बोथ एल्गल पार्टनर, और यह है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस तरीके से एसोसिएशन देखने को मिलती है। सो गाइस, ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो अपडेट्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलते हैं। हमारी 9 बजे सुबह क्लास और रात को 9 बजे क्लास होती है, तो देखना मत भूला करो। और अभी मैं घर से क्लास दे रहा हूँ, तो अभी कुछ दिन हम इस तरीके से याद करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में लॉकडाउन है, तो हम घर में हैं, तो घर में ऐसी वीडियो मैं बनाऊंगा विदाउट फेस, और जैसे ही लॉकडाउन हटता है तो मैं अगेन विद कैमरा आऊँगा, ठीक है। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स। जैसे हमने MCQ डिस्कस किए, यहाँ पे हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज MCQ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज तो ही हैं MCQs, और प्लस यहाँ पे जो है आपके जैसे SSC रेलवे के लिए क्वेश्चंस बनाए हुए हैं मैंने, अलग फोल्डर बनाए हैं। डिफेंस एग्जाम के लिए, CDS CPF के लिए, UPSC स्टेट पीसीएस के लिए भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए हैं। और विपन 15 नाम से आप कूपन कोड लगाएंगे, 22 अप्रैल तक ये डेट है, तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपने को जो है डिस्काउंट लेना है आप ले सकते हैं, इतना ये मेजर डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम पे। GS कोर्स जो है पूरा का पूरा हमारा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक कोर्स हमने यहाँ पे बनाया है, बिल्कुल थियरी है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक समझाए हुए हैं, टॉपिक्स में अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब आप इन कोर्सेज़ को कहाँ से परचेज कर सकते हो, 2 जगह से। एक तो स्टडी IQ ऐप से कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट से कर सकते हैं studyIQ.com से।
तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। यहाँ पे आपको दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन। जैसे व्यू ऑल का बटन आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर और GS कोर्स आपको नजर आएगा चौथे नंबर के ऊपर। सो जो भी कोर्सेज आपको अच्छे लगते हैं आप परचेज कर सकते हैं, प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय बाय।